अब अगला पड़ाव 100 बात की एक बात का। राज्यसभा में कृषि बिल पर हंगामा करने वाले निलंबित सांसद संसद के बाहर ही धरने पर बैठ गए। कृषि बिल पर मचे घमासान के बीच मोदी सरकार ने रबी फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान किया। मुंबई के पास भिवंडी में एक 3 मंजिला इमारत के गिरने से हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 6 महीने बाद नए नियमों के साथ कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए। मुंबई के पास ठाणे के भिवंडी में एक 3 मंजिला इमारत के गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे ने इलाके के लोगों को भी दहशत से भर दिया। बताया जा रहा है कि कल कुल 21 परिवार इस इमारत में रहते थे और यह हादसा देर रात हुआ। जिस वक्त सब सो रहे थे, बताया जा रहा है कि जब इमारत गिरी तो वहां धमाके जैसी आवाज सुनी गई। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मलबे में 80 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन की दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालते हुए देखा गया। एनडीआरएफ, दमकल विभाग, आपदा प्रबंधन और महानगर पालिका की अलग अलग टीमें बचाव अभियान में जुटी दिखी। सामने आए एक वीडियो में एनडीआरएफ की टीम एक आदमी को सुरक्षित बाहर निकालते हुए नजर आई। इस हादसे में उसे मामूली चोटें आईं। उसकी जान बचने पर लोगों ने तालियां बजाकर खुशी भी जताई। इसी तरह मलबे में दबे एक बच्चे को बचाने का भी वीडियो सामने आया, जिसमें उसकी हालत काफी नाजुक दिखी। इसके अलावा हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई एक महिला को बचाने की भी तस्वीरें सामने आईं, जिनमें बचाव दल के लोग उसे एम्बुलेंस की तरफ लेकर भागते हुए दिखे। बच्ची है, उसको निकाला गया है। 3 लोग जो है 5 मिनट के अंदर यहाँ से निकाले गए हैं और इन्हें अब अस्पताल ले जाया जा रहा है ताकि उन्हें प्राथमिक इलाज मिल सके और जो भी जरूरत हो इलाज की वो उन्हें दिया जा सके। मुंबई के पास ठाणे जिले में हुए इस हादसे पर भिवंडी महानगर पालिका के अधिकारी भी निशाने पर आ गए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि महानगर पालिका को इमारत के कमजोर होने की शिकायत काफी पहले मिल चुकी थी। महानगर पालिका के बड़े अधिकारी खुद इस बात को मान रहे हैं। हालांकि उनकी दलील है कि उन्होंने इमारत को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन दावा है कि ये बात सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई और फिर किसी ने 36 साल पुरानी इस इमारत की खबर तक नहीं ली। ओनर को नोटिस देने के बाद में बोला गया था रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं है और उसके लिए हम जांच कर रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पे किस जगह पे लापरवाही हुई है। इस हादसे पर इलाके के लोगों में भी काफी गुस्सा दिखा, जिन्हें मंत्री एकनाथ शिंदे ने मनाने की कोशिश की। उन्होंने हादसे वाली जगह पर जाकर बड़े अधिकारियों से भी घटना के बारे में जानकारी ली। जिनकी मृत्यु हुई है उनको की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद हो जाएगी। एनडीआरएफ और दूसरी टीमों की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन अगले 24 से 36 घंटे तक चलने की संभावना जताई गई। तस्वीरें देख के हमें पता चल सकता है कि हादसा कितना भयंकर था और मलबा हटाने का काम पिछले 5 घंटे से ज्यादा हो गया। मलबा हटाने का काम जारी है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। 100 बात की बात है कि इस हादसे में भिवंडी महानगर पालिका और इमारत के मालिक पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इमारत में रहने वाले लोगों को बिल्डिंग खाली करने के नोटिस के बारे में बताया ही नहीं गया, जिसकी वजह से लोग इस हादसे का शिकार हो गए। इस घटना पर राज्य सरकार ने भी चिंता जताते हुए कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। ग्रीस में तूफान की वजह से आई बाढ़ की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। मिरिकेन नाम के इस ताकतवर तूफान की वजह से वहां के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिसने वहां जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश से वहां के कई नदी नाले उफान पर आ गए, जिनका पानी अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बर्बाद करता चला गया। बाढ़ से कई मकानों को काफी नुकसान हुआ और वहां बना एक पुल तो पूरी तरह तहस नहस हो गया। सामने आई कुछ तस्वीरों में पुल के बीच में एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए समंदर किनारे बने रिहायशी इलाकों को एहतियातन खाली करवा लिया गया। तूफान और भारी बारिश ने वहां भी भारी तबाही मचाई। 100 बात की बात है कि ग्रीस के कई इलाकों को इस शक्तिशाली तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ। इसकी वजह से 3 जिंदगियां भी चली गई। हालांकि तूफान और बाढ़ के असर वाले इलाकों से सैकड़ों लोगों को वक्त पर सुरक्षित निकाल लिया गया। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस और लेफ्ट ने देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार ने दोनों सदनों में ये बिल पास करवा लिए, लेकिन कांग्रेस ने सदन के बाहर इन बिलों का विरोध जारी रखा। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने राजधानी के जनपथ इलाके में इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाया और उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन करने पर अड़े दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी और दूसरे कई नेता सड़क पर ही बैठ गए, जिन्हें उठाने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। हार मानकर पुलिस वालों ने इन सभी नेताओं के हाथ और पैर पकड़े और उन्हें वहां से हटाया। कांग्रेस का प्रोटेस्ट कृषि बिलों के विरोध में लगातार जारी है। यहाँ अब कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, यहाँ से इनको हिरासत में लिया जा रहा है।
इससे पहले कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मार्च निकालते हुए संसद भवन का घेराव करने निकले। बवाल न बढ़े इसलिए पुलिस ने पहले से वहां बैरिकेडिंग की थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और बैरिकेड पर चढ़ गए। ये सरकार किसानों के विरोधी है, ये मजदूरों के विरोधी है। कांग्रेस के अलावा लेफ्ट ने भी कृषि बिल के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसके कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में सड़क पर बैठकर धरना दिया, जिसकी वजह से वहां जाम लग गया, जिसके बाद इन लोगों को हटाने के लिए वहां बड़ी तादाद में पुलिस वाले पहुंचे। इसके अलावा कई किसान संगठनों ने भी कृषि बिलों का विरोध किया। भोपाल में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ नाम के संगठन के लोगों ने केंद्र के बिल पर सवाल उठाए और वहां के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर जुटे, जहां इन लोगों ने अपने संगठन के झंडे और बैनर के साथ प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में एक दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया था और इस किसान संगठन से जुड़े किसानों ने विरोध जताने के लिए वही दिन चुना और रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन के बाद विधानसभा की ओर रवाना हुए। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के विरोध में भोपाल में किसानों का प्रदर्शन। आज भोपाल में एक दिन की विधानसभा है कि तमाम किसान विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने जा रहे हैं। केंद्र के कृषि बिलों में कृषि मंडी से जुड़े अहम बदलाव किए गए हैं और देश के कई किसान संगठन इन बदलावों से खुश नहीं है। सौबात की बात है कि कृषि बिल के विरोध में देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। कहीं राजनीतिक पार्टियों ने बिलों का विरोध किया तो कहीं किसान संगठनों ने। इन लोगों का आरोप है कि इन बिलों से किसानों को नहीं बल्कि व्यापारियों का फायदा होगा, जबकि सरकार की ओर से यह साफ किया जा चुका है कि ये बिल किसानों की बेहतरी के लिए लाए गए हैं। अभिनेत्री पायल घोष के आरोपों का बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने समर्थन किया। अभिनेत्री पायल घोष के आरोपों के समर्थन में रूपा गांगुली ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने फिल्म उद्योग में लड़कियों के शोषण पर चिंता जताई और इस तरह के मामलों में मुंबई पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। इससे पहले पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। मेरा कहना है कि जो सच्चाई है वो तभी आएगा सामने जब पुलिस ऐसे मामलों का सही तरीके से जांच करेंगे। विदेश से 91 भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान इंदौर पहुंचा। दुबई से आए इन यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट भी किया गया। साथ ही सभी को 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए। दुबई से वंदे भारत मिशन की फ्लाइट 91 यात्रियों को लेकर के उतरी और इन यात्रियों को होम क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए उनके घरों में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 74 बच्चों को छुड़ाया। ये बच्चे होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों में काम करते थे। पुलिस ने इन बच्चों के माता पिता से भी पूछताछ की। हम लोगों ने करीब 74 बच्चों को आइडेंटिफाई किया, उनके माँ बाप से मिलवाया और उनके माँ बाप की सहमति से वो कहीं होटल पे कहीं दूसरी जगहों पे काम करते पाए गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में केक समेत खाने पीने की कई चीजों की एक्सपायरी डेट बदलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। दावा है कि जिन चीजों की एक्सपायरी की तारीख 2018 में थी उन्हें बदलकर 2020 कर दिया गया। दिसंबर 2018 की पैकिंग है, पुराने जो पैकेट पाए गए यहाँ पे, और 2020 की पैकिंग में ये पैक किए जा रहे हैं सेल करने के लिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में मौजूद ताजमहल को 6 महीने बाद दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस ऐतिहासिक इमारत को 17 मार्च से बंद कर दिया गया था। लेकिन अनलॉक 4 के तहत कुछ शर्तों के साथ इसे दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। ताजमहल के खुलने के बाद वहां पर्यटकों का आना जाना भी शुरू हो गया। कई लोग तो सुबह होते ही अपने परिवार के साथ इस खूबसूरत इमारत को देखने के लिए पहुंच गए। इस वक्त हम ताजमहल के एंट्री गेट पर खड़े हैं। ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये ताजमहल का एंट्री गेट है और यहाँ कोरोना से बचने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनका थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। पर्यटकों को कोरोना से बचाने के लिए वहां तमाम इंतजाम किए गए। सबसे पहले गेट पर आने वाले लोगों का नाम पता लिखा गया। इसके बाद सभी के शरीर के तापमान की जांच की गई। अंदर जाने से पहले सैनिटाइजर से उनके हाथ भी साफ करवाए गए। कोरोना से बचने के लिए वहां पहुंचे सभी लोग मुंह पर मास्क लगाए दिखे। थोड़ी थोड़ी दूर पर वहां गोल घेरे भी बने दिखे ताकि लोग उनमें खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। बाद अभी अच्छा लग रहा है घूमने के बाद एंड सेफ्टी है और उसके बाद डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ है अंदर। ताजमहल की तरह शहर में मौजूद आगरा फोर्ट को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। कुछ लोग तो किले के सामने एक साथ तस्वीर खिंचवाते दिखे। कोरोना से बचने के लिए सभी लोग मुंह पर मास्क तो लगाए नजर आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। सौबात की बात है कि सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करके ही पर्यटक ताजमहल और आगरा किले को देख सकेंगे। दोनों इमारतों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए पर्यटकों की संख्या भी तय कर दी गई है। ताजमहल में एक दिन में 5000 और आगरा किले में सिर्फ 2500 लोग ही जा पाएंगे। इस दौरान पर्यटकों को मास्क लगाना जरूरी होगा। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हजारों लोग फिर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में सड़कों पर उतर आए। हालात इस कदर बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प तक की नौबत आ गई। वहां पर पीएम नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद से ही उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई।
और इस मांग पर हजारों लोग दोबारा राजधानी यरूशलेम की सड़कों पर उतर आए और हंगामा करने लगे। इस दौरान जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो भड़क गए और पुलिस से ही उलझ पड़े। लोगों को उग्र होता देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और उनके सामान को उठाकर फेंकने लगी। कुछ प्रदर्शनकारियों को धक्का देकर पुलिस वहां से खदेड़ने की कोशिश भी करती नजर आई। लेकिन जब उन्हें हंगामा शांत होता दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया और उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाती दिखी। इन सब के बीच भी प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी चालू रही। वो अपने हाथों में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर और बैनर पकड़े दिखाई दिए। कुछ तो पीएम नेतन्याहू की वेशभूषा में सजकर उनका विरोध करने पहुंचे थे। यही नहीं, प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने तो ड्रम बजाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। सड़क पर उतरे लोगों ने मांगे पूरी न होने तक अपना विरोध जारी रखने की चेतावनी भी दी। सौभाग्य की बात है कि इजरायल में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पीएम नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है। न सिर्फ राजधानी यरूशलेम में बल्कि अलग अलग शहरों में भी उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन का पता लगाने में जुटी एनसीबी की तलवार अब कुछ और फिल्मी सितारों पर भी लटक सकती है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि अभिनेत्री सारा अली खान के एक हाई प्रोफाइल ड्रग तस्कर से जुड़े होने की बात सामने आने के बाद एनसीबी उन्हें बहुत जल्द समन भेजेगी। इसी मामले में श्रद्धा कपूर को भी पूछताछ के लिए जल्द ही समन भेजने की खबर है। इनके अलावा दो और बड़ी हस्तियों अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा को समन भेजा जाएगा ताकि इस केस में आगे की पूछताछ हो सके। इससे पहले रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ के दौरान इन सब के नाम लिए थे, जिसके बाद एनसीबी ने समन भेजने की तैयारी शुरू कर दी। चीन में पहली बार बड़े पैमाने पर एक योग कार्यक्रम किया गया जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। दावा है कि सिचुआन और चॉन्चिंग इलाके में हुए आयोजन में इतने लोगों ने एक साथ योग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और सामने आई एक तस्वीर में बारिश से भीगी सड़क पर लोग रेनकोट पहनकर योगासन करते नजर आए। बारिश के बावजूद कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। योग करते हुए सहूलियत और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों का ध्यान रखा गया और लोगों के बीच कुछ फीट का फासला भी नजर आया। स्टेज पर 2 कलाकार परफॉर्म भी करती दिखी। बताया गया कि जो लोग कार्यक्रम की जगह पर नहीं पहुंच सके वो ऑनलाइन ही योग कार्यक्रम से जुड़े। सौभाग्य की एक बात है कि चीन में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ऑफलाइन और ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ और दावा किया गया कि इसी के साथ चीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। दिल्ली के निजी अस्पतालों में बिस्तरों की कमी की खबरें। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों की वजह से अब अस्पताल में बिस्तरों की किल्लत शुरू हो गई है। सरकारी अस्पतालों के मुकाबले निजी अस्पतालों में बिस्तरों की कमी ज्यादा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसके लिए दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को जिम्मेदार ठहराया। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं ना, वो पहले से मन बना के आते हैं कि इस अस्पताल में जाना, जिसका नाम सुना होता है उन्होंने, और 1,500 से ज्यादा लोग भी एडमिटेड हैं बाहर के। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के किसानों पर दिए बयान पर विवाद हो गया। उन्होंने किसानों की आत्महत्या के लिए आर्थिक तंगी की बजाय उनकी मानसिक स्थिति को जिम्मेदार ठहराया। एक ने किए, उसके घर अकेला लड़का है, 60 एकड़ जमीन है, करोड़पति है, डिप्रेशन में था। दूसरे ने भी जो आत्महत्या की वो भी डिप्रेशन में था। कोई कर्ज के कारण कोई आत्महत्या नहीं की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के बाद कुछ लोगों ने जुलूस निकाला। इस दौरान इन लोगों ने न तो एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाई और न ही मास्क लगाए। काफी देर तक शहर की कई सड़कों पर इन लोगों का हंगामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसमें 5 व्यक्तियों का नामजद और अन्य अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया और आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। दिल्ली हिंसा मामले में 14 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान आरोपियों के वकीलों को चार्जशीट की कॉपी दी गई। अब मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर जुटे कई एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लोकल ट्रेनों को दोबारा शुरू करने की मांग की। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दौरान ट्रेनों में जबरन घुसने की भी कोशिश की। फिलहाल 6 महीने से बंद पड़ी लोकल ट्रेनों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही यात्रा कर रहे हैं, जिसके विरोध में कई रेलवे स्टेशनों पर पहुंचे एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के लिए भी लोकल ट्रेनों की सेवाओं को फिर से बहाल करने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया, जिसकी एक तस्वीर मुंबई के पास डोंबिवली रेलवे स्टेशन से भी सामने आई, जिसमें हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारी वहां पहले से तैनात पुलिस वालों से भिड़ गए, जबकि वो उन्हें लगातार पीछे की तरफ धकेलते नजर आए। ऐसे हालात में वहां की सुरक्षा बढ़ाई गई और सुरक्षा कर्मियों ने केवल उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जिनके पास सफर की इजाजत थी।
ठीक इसी तरह कुछ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अंबरनाथ रेलवे स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश की, जिन्हें वहां से हटाने के लिए काफी देर तक पुलिस वाले जद्दोजहद करते दिखे, लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। वो प्रदर्शनकारी तब भी लगातार नारेबाजी करते रहे। इसी तरह के हालात कल्याण स्टेशन समेत दूसरे रेलवे स्टेशनों के भी देखने को मिले, जहां हंगामा कर रहे एमएनएस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस वालों को काफी मेहनत करनी पड़ी। सौभाग्य की बात है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकल ट्रेनों में सभी लोगों को सफर करने की सहूलियत दी जाए, लेकिन वहां कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से राज्य सरकार ने लोकल ट्रेनों में सभी लोगों को यात्रा करने की मंजूरी नहीं दी है, जिसके विरोध में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। थाईलैंड में कोरोना संकट के बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सरकार के खिलाफ राजधानी बैंकॉक की सड़कों पर उतर आए। वहां राजशाही और सरकार के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन बाद में दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो गए, जिसके बाद तनाव पहले से काफी बढ़ गया। प्रशासन की ओर से प्रदर्शन में शामिल कुछ छात्रों को जब एक यूनिवर्सिटी में बंद किया गया तो वो उसके गेट को तोड़कर बाहर निकल आए और दोबारा हंगामा करने लगे। सरकार और राजशाही के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग एक बार फिर सड़कों पर पैदल और गाड़ियों में लदकर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र में जरूरी सुधारों के साथ संविधान में बदलाव करने की मांग की। सड़क पर पैदल मार्च करने के दौरान कुछ लोग संगीत बजाकर और उसकी धुन पर नाच गाकर अपने विरोध का इजहार करते दिखे। भीड़ को रोकने के लिए रास्तों पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस तैनात दिखी, पर भीड़ के सामने वो भी बेबस नजर आई। सौभाग्य की बात है कि थाईलैंड में राजशाही और सरकार की नीतियों के विरोध में लोगों का यह आंदोलन जुलाई से ही जारी है, जो बीच में कोरोना की वजह से कमजोर पड़ गया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वहां पर सरकार विरोधी प्रदर्शन दोबारा जोर पकड़ने लगा और लोकतंत्र में जरूरी सुधारों के साथ संविधान में बदलाव की मांग फिर उठने लगी। गृह मंत्रालय की तरफ से संसद में यह जानकारी दी गई कि दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम की वजह से देश में कोरोना फैला। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया कि मार्च में निजामुद्दीन मरकज में नियमों की अनदेखी कर तबलीगी जमात का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें भारी भीड़ लंबे समय तक बिना मास्क के एक जगह पर जमा रही, जिससे कोरोना एक से दूसरे लोगों में फैल गया। जबकि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की तरफ से कई तरह के दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके थे। यह भी जानकारी दी गई कि इस मामले में दिल्ली पुलिस 233 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की जांच चल रही है। वहीं संसद में गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई इस जानकारी पर तबलीगी जमात ने आपत्ति जताई। एमएचए का यह बयान बेबुनियाद है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने अब इस बात पर मोहर लगा दी है कि जमात या तबलीगी जमात मरकज की वजह से इस बीमारी को बढ़ाने में तबलीगी जमात मरकज का कोई हाथ नहीं है। जर्मनी में कोरोना की वजह से हुई सख्ती के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने जर्मनी सरकार पर कोरोना के नाम पर जबरन पाबंदियां थोपने और राजनीति करने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर एक रैली की। डसलडॉर्फ शहर में हुई इस रैली में बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की। रैली कर रहे ये लोग अपने हाथों में कई तरह की तख्तियां पकड़े हुए दिखे, जिनके जरिए उन्होंने शहर के हालात बेहतर होने का दावा किया। यही वजह रही कि रैली में शामिल किसी भी शख्स के मुंह पर मास्क नहीं दिखा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो कोरोना के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है और जनता पर जबरदस्ती पाबंदियां थोप रही है। सरकार के खिलाफ नाराजगी ऐसी थी कि एक महिला अपने हाथ में जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल की तस्वीर वाली एक तख्ती पकड़ी नजर आई, जिस पर जर्मन भाषा में खुद एंगेला मर्केल को ही वायरस बताया गया। रैली के आखिर में ये सभी प्रदर्शनकारी एक मैदान में इकट्ठा हुए और सभी लोगों से कोरोना का डर छोड़ खुलकर जीने की अपील की। वहीं सरकार की सख्तियों के खिलाफ सड़क पर उतरे इन लोगों का कुछ लोगों ने विरोध भी किया। मुंह पर मास्क लगाए ये लोग रैली को रोकने के लिए आगे बढ़ते दिखे, हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। सौभाग्य की बात है कि जर्मनी में अगस्त और सितंबर के महीने में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी देखी गई। यही वजह रही कि सरकार ने वहां संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम सख्त कर दिए, लेकिन लोगों को ये सख्ती रास नहीं आई और वो इसके खिलाफ सड़क पर उतर आए। हालांकि लोगों के एक और समूह ने सरकार की सख्तियों का समर्थन भी किया। अकाली दल के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलकर कृषि बिल का विरोध जताया। कृषि बिल के विरोध में कुछ अकाली दल के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में पहुंचे इन नेताओं ने राष्ट्रपति से इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील की। हमने राष्ट्रपति जी को रिक्वेस्ट किया कि अगर किसान कुछ नहीं है जिनके लिए ये बिल बनाया गया, तो फिर बिल का क्या अर्थ है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 812 अंक नीचे 38,034 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 254 अंक नीचे 11,250 पर बंद हुआ।
दिल्ली के द्वारका इलाके में आपसी विवाद के बाद एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बल के जवानों ने 5 आईईडी बरामद किए। नक्सलियों ने ये आईईडी सुरक्षा बल के काफिले को निशाना बनाने के लिए लगाए थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान ये सभी आईईडी बरामद कर लिए गए। केंद्र के नए कृषि कानून के विरोध में राजस्थान की 247 मंडियों को बंद रखा गया। व्यापारियों के मुताबिक नए कानून के तहत अगर किसान मंडी में फसल बेचेगा तो उसे टैक्स देना होगा और मंडी के बाहर फसल बेचने पर उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। मंडियों के व्यापारी इसी बात से परेशान दिखे और अपना विरोध जताने के लिए उन्होंने राज्य की 247 मंडियां बंद रखी। जयपुर की मंडी में भी बंद का पूरा असर दिखा। वहां कामकाज पूरी तरह बंद रहा। फसल बेचने के लिए न ही कोई किसान आया और न ही व्यापारी कुछ खरीदारी करते दिखे। काम नहीं होने की वजह से मजदूर भी सोते नजर आए। जयपुर की कुकरखेड़ा मंडी के अंदर है और तस्वीरें देखिए कि इस वक्त मंडी के अंदर सन्नाटा है। पल्लेदारों के पास कोई काम नहीं है, इसलिए सो रहे हैं। जयपुर के अलावा बीकानेर और प्रतापगढ़ से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी व्यापारियों ने मंडी टैक्स खत्म करने की मांग करते हुए कामकाज रोक दिया। व्यापारियों की मांग है कि सरकार या तो मंडी टैक्स खत्म कर दे या इसे न्यूनतम कर दे, क्योंकि ऐसा करने से किसान मंडियों में फसल बेचने आने से नहीं कतराएंगे। सरकार ने जो आदेश दिया है कि बाहर कोई टैक्स नहीं तो अंदर भी टैक्स खत्म कर दो, मंडियां चलेगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। राजस्थान की मंडियों में रोज करीब 800 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, लेकिन 247 मंडियों के बंद रहने की वजह से व्यापारियों और राज्य सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ा। सौभाग्य की बात है कि नए कृषि कानून के तहत किसानों को मंडियों से बाहर फसल बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और यही बात व्यापारियों को परेशान करने लगी। उन्होंने मांग की कि सरकार मंडी टैक्स भी खत्म कर दे ताकि किसान वहां बिना किसी परेशानी के अपनी फसल बेच सके। पश्चिम एशिया के देश लेबनान में पिछले महीने एक धमाके में मारे गए लोगों की याद में एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। अगस्त में वहां की राजधानी बेरूत में हुए धमाके में करीब 200 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर शोक जताने के लिए पूरे लेबनान से करीब 250 कलाकार बेरूत में उस इमारत में इकट्ठा हुए जो खुद धमाके का शिकार हुई थी। मरने वालों को अपने संगीत के जरिए श्रद्धांजलि देकर उन्होंने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। गायकों के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों ने भी बेरूत धमाके में अपनी जिंदगी गंवाने वालों के लिए परफॉर्मेंस दी। कार्यक्रम में धमाके में मारे गए लोगों की तस्वीरें भी लगी नजर आईं। उनकी याद में मोमबत्तियां भी जलाई गईं। आसमान से ली गई तस्वीरों में इमारत मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगाती दिखी। कार्यक्रम के आखिर में कलाकारों ने धमाके में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा और उनके संगीत के सुरों की जगह सन्नाटे ने ले ली। सौभाग्य की बात है कि लेबनान में हुए धमाके ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कोरोना काल में हुई इस त्रासदी ने लेबनान को बेहद गहरे जख्म दिए, इसलिए कलाकारों ने मरने वालों की याद में कार्यक्रम करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। चीन से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें सड़क पर चल रही कई गाड़ियां अचानक सैलाब की चपेट में आ गई। चीन में जिस जगह यह घटना घटी वो इलाका कुछ दिन पहले भीषण बाढ़ की मार झेल चुका है और नदी से आई तेज लहरों ने वहां के लोगों को एक बार फिर डरा दिया। चीन के होंगजो में नदी में अचानक आए सैलाब से सड़क पर चल रही कई गाड़ियां तिनकों की तरह बहती नजर आईं। इससे पहले नदी किनारे बनी चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामान्य रफ्तार में कई गाड़ियां दौड़ रही थीं। यू टर्न लेने के लिए कुछ गाड़ियों ने अपनी रफ्तार धीमी की और सावधानी से दूसरी लेन में चली गईं। इतने में अचानक उस सड़क पर नदी से सैलाब आया और उसकी वजह से वहां खड़ी गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद